नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों बेसिकली हमारी आज की वीडियो आपके उन क्वेश्चंस के बारे में है, जो तकरीबन सीबीएसई पिछले 4 से 5 सालों के अंदर रिपीट कर रही है। यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं लगभग हूबहू बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता ही आता है। और मैथ्स के केस में अगर हम बात करें, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं या जिनको पता नहीं होता है कि हम कितने क्वेश्चंस करें क्योंकि मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इतने सारे हैं, सैंपल पेपर्स हैं, आप लोग सैंपल पेपर से कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके साथ-साथ आप लोग आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल ये सब भी लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो आप उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज़ चैप्टर हर उस टाइप के क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, जो आपके क्वेश्चन कंसिस्टेंटली रिपीट होते ही हैं और इस बार भी ज़रूर आएँगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80 नंबर का अगर आपका पेपर है, तो मैं उसमें से ऑलमोस्ट 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चंस जो है वो आपके हूबहू वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। दोस्तों हमेशा मैं तैयारी करने के लिए इस बात पे ज़ोर देता हूँ, पिछले 4-5 वीडियोज़ में मैं ये ज़ोर देता हुआ आ रहा हूँ कि आपको टाइप को पकड़ना है। अगर आपने टाइप वाले क्वेश्चंस कर लिए, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बेसिक का बच्चा हो, चाहे स्टैंडर्ड का बच्चा हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड में दोनों में सेम आएँगे, उसमें लेवल में फ़र्क नहीं आएगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 में किस टाइप के क्वेश्चन्स आ सकते हैं दोस्तों, एक रूट 3, रूट 5, रूट 7 को इर्रेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, इसके बदले में अगर दूसरे टाइप का अगर हम देखते हैं कि अगर ये नहीं आया तो कौन-सा आ सकता है? फिर इसमें आपको आ सकता है कि 2 रूट वाले क्वेश्चन आपको दे देंगे, जैसे रूट 2 प्लस रूट 5 प्रूफ करना है कि उसको इर्रेशनल नंबर है। या फिर आपको 1 रूट और एक सिंपल नंबर दे देंगे, जैसे आपको दे देंगे 7 प्लस रूट 3 को इर्रेशनल प्रूफ करो। तो एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आना ही आना है। ये आपका ज़रूर आएगा, पिछले 5 साल 6 साल से ज़रूर आ रहा है और ये आएगा ही आएगा। तो बेसिक वाले, स्टैंडर्ड वाले जो भी बच्चे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले अपने पक्के कर लें, कि प्रूफ कैसे करना है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 के अंदर से एक आपका एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क में आता ही आता है। जिसमें आपका 2 नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम जो है वो दिया होता है और दोनों में से 1 नंबर दिया होता है और दूसरा फाइंड आउट करना होता है। तो हम उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। तो इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बाकी ये टाइप जो है वो ज़रूर आने वाला है। ये कन्फर्म है, इस टाइप के जो 2 क्वेश्चन्स हैं वो कन्फर्म है, जो चैप्टर 1 में से आएँगे ही आएँगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो दोस्तों पॉलिनॉमियल्स में चैप्टर की अगर हम बात करें, तो इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से जो हम पॉलिनॉमियल्स बनाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन्स आ सकते हैं और उसमें ख़ास तौर पे रूट वाले क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं, कि आपको क्या करेंगे कि आपको 2 ज़ीरोज़ दे देंगे अल्फ़ा, बीटा, और उसमें आपको रूट वाले दे देंगे और बोलेंगे कि उसका पॉलिनॉमियल बनाओ। तो आपने क्या करना है कि जब आप पॉलिनॉमियल बनाते हैं, तो आपने रूट वाले क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, वो आपने ध्यान रहना है। अच्छा, ये टाइप इसमें से आएगा ही आएगा। दूसरा आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम इसमें करते हैं पॉलिनॉमियल वाले में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके 2 रूट्स आते हैं, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, ज़ीरोज़ निकालते हैं। इसमें एक आपका सिंपल नंबर वाले क्वेश्चन्स आएँगे, जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा आपको रूट वाला क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं। दूसरा टाइप इसमें आ जाता है कि बीच में कोई रूट वाला नंबर है, उसके ज़ीरोज़ निकालने की जो ट्रिक है वो आपको आनी चाहिए। वो हमें मतलब उस टाइप के ज़्यादा देते हैं, रूट्स वाले। अच्छा, तीसरा इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे देते हैं। कई बार ऐसे दे देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 3/5 इज़ इक्वल टू 0, तो इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं और फिर बोलेंगे रूट्स निकालो और वेरीफाई करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता आता है। ये इस टाइप का जो सेकंड चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन है वो रिपीटेड बार-बार जो है वो होता है। फिर इसमें जो एक और टाइप है वो है आपका ग्राफ को पहचानने वाला, कि आपको ऐसे ग्राफ के अंदर जो है वो पैराबोला जो है वो दे देंगे अपवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ। तो आपको उसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो सारे आने चाहिए, कि जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है तो ग्राफ का मुँह किस तरफ खुलता है, ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, वो आपको पता ही होगा कंसेप्ट। अच्छा, कितने ज़ीरोज़ हैं जो हम ग्राफ को देखकर जो है वो निकालते हैं, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे कट करता है, कई बार वो नहीं कट करता है। और दोस्तों इसमें आपका एक टाइप का ये आता है कि आपको ग्राफ जो है वो दिखा देंगे, कि उसमें आप ये चेक करो कि ये कौन-सा पॉलिनॉमियल है। वो पूछने के लिए आपसे ग्राफ जो है वो बनाकर आपको क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं। तो कई बार वो लीनियर पॉलिनॉमियल का होता है, कई बार क्वाड्रेटिक का होता है, कई बार क्यूबिक का होता है। तो आपको ग्राफ पहचानने के लिए भी आ सकता है। अच्छा, ये पूछ सकते हैं कि मिनिमम ज़ीरोज़ और मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने-कितने हो सकते हैं। जैसे हमें पता है लीनियर के मिनिमम ज़ीरोज़ जो है वो 0 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 1 ही हो सकते हैं। सेम ऐसे ही क्वाड्रेटिक के मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो अ, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 तक जाते हैं। और क्यूबिक के 0, 1, 2, 3 तक जाते हैं। तो इस तरीके से आपका हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करें,
तो इस चैप्टर में एक आपका जो कंसिस्टेंसी वाला जो क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली सॉल्यूशन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1-1 मार्क में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनमें एक आपका के की वैल्यू निकालने वाला या फिर ए या बी की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पिछले लगातार 4-5 सालों से आ भी रहा है कि आप के की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएँगे। अच्छा, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, आपका ग्राफ आपको दे देंगे, ग्राफ के हिसाब से आपको पूछ लेंगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, तो वो भी आपको जो है वो दे सकते हैं। फिर आपको एक इक्वेशन दे देंगे जिसमें आपको कोई इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि दूसरी इक्वेशन इसका नो सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन बनाओ। जो पॉलिनॉमियल हम बनाते हैं तो वो बनाने के लिए भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आ सकता है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो बेसिक और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए आसान क्वेश्चन है, जो अपने आप मार्क्स जो है वो पूरे में से पूरे पक्के कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दोस्तों एक आपका जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपका एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आपका इस बार क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो वैसे भी नहीं है, तो आपका एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए जो है वो आएगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलग-अलग डिफरेंट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लीजिए, एक रूट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, एक नॉर्मल नंबर वाला क्वेश्चन कर लीजिए। आपके इस 3 टाइप के क्वेश्चन 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लीजिए, बस बहुत है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स में भी ना आपको लिमिटेड टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं ये लोग। मतलब टोटल आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो 7 से 8 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स है। फ्रैक्शन वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है? आपकी एज वाली वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी स्पीड एंड डिस्टेंस वाली वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों आपकी चार्जेज़ वाली जो है वो, मतलब टैक्सी के चार्जेज़ या हॉस्टल के चार्जेज़, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि आपका एक 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो भी आपके आते हैं। ये भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें आप एनसीईआरटी बेसिक वाले बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगा कि वो एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स और ये वाले करके जाएँ। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि इसी टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि जहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इनमें एक मेथड आपका सेम ही रहेगा, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। तो आप उसके लिए डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर इसके बाद 3.6 हमें पता ही है ऑलरेडी जो है वो डिडक्ट हो चुकी है। नहीं तो पहले उसमें से थोड़े मुश्किल टाइप के अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन्स आते थे, वो अब इस बार जो है वो नहीं आने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो नहीं आएगा। चैप्टर 4 की ओर मुड़ते हैं। दोस्तों चैप्टर 4 में बच्चे थोड़ा-सा डरते हैं, बट उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है। इसमें मैं आपको बताता हूँ 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला एक आपका आएगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है या नहीं है, वो पहचानो। तो इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लीजिए और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए बस। क्योंकि इसमें फटाफट सॉल्व-वॉल्व करके जो है वो पता लग जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है या नहीं है, 1 मार्क में आ सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है वो ज़ीरोज़ निकालने के लिए ज़रूर आएगा। ज़ीरोज़ निकालने के हमें 2 फ़ॉर्मूलेज़ पता हैं इस चैप्टर के अंदर, एक आपका फैक्टराइज़ेशन या फिर मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं उसको, और दूसरा तरीका जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला होता है जिसमें डी निकालते हैं। अच्छा दोस्तों, डी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन जो हम डी निकालते हैं, जिसमें डी की 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएँगे कि डी आपका लेस देन 0 है, तो हमें पता है कि कोई 0 एक्ज़िस्ट नहीं करता। कोई रियल जो है वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। डी इक्वल टू 0 है तो 2 रूट्स आएँगे, दोनों इक्वल आएँगे, और डी ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट्स आएँगे, मतलब 2 रूट्स आएँगे लेकिन अलग-अलग आएँगे। तो डी को चेक करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देते हैं। कई बार आपको दे देंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जो है वो उसके 0 के इक्वल है, या फिर वो बोल देंगे कि इक्वल रूट्स हैं। तो डी के अंदर हम पुट करके जो है वो ए या बी की वैल्यूज़ जो है वो निकालते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से ये लोग के की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये पक्की बात है दोस्तों, ये आएगा ही आएगा। फिर इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे। वर्ड प्रॉब्लम के भी वही सारे टाइप्स हैं कि कोई आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपका एज वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपका चार्जेस वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 4 के अंदर आते हैं। अच्छा, फिर इसमें दोस्तों आपका ख़ास तौर पे आपको क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके फ़ॉर्मूलेज़ आपको ढंग से याद जो है वो होने चाहिए। साइंस में यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं दोस्तों, प्लस माइनस का साइन की वज़ह से ना पूरा आपका रूट का आंसर गलत हो जाता है। तो वो आप ज़रूर इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी आप अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, तो इसमें हमें पता ही है कि 3 टाइप के क्वेश्चन आएँगे। पहला एपी बन रही है या नहीं बन रही, या फिर एपी की टर्म निकालो, 10वीं टर्म, 12वीं टर्म, ये 1 मार्क में ज़्यादातर आता है। दूसरा आ जाता है कि nth टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें एन आपको दे देंगे, कुछ और आपसे पूछ लेंगे कि बीच वाली टर्म निकालो, या फिर आपसे बोल देंगे कि आप चेक करो कि ये टर्म इस एपी के अंदर एग्ज़िस्ट करेगी, नहीं करेगी।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीसरा इसमें सम ऑफ एबी वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बता देंगे कि भाई ये आपको कुछ पर्टिकुलर एपी दी है, इसका सम इतना है, इसके अंदर की 10वीं टर्म निकालो, 11वीं टर्म निकालो, तो सम वाले इसके भी आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और आप समझ लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन देख एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी चीज़ है चैप्टर 5 के अंदर कि इन्होंने हर एक क्वेश्चन को ना अलग तरीके से बनाया है। मतलब क्वेश्चन कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि रिपीट हो रहा है। जो बच्चे इसको अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो दूसरे क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएँगे। तो आपको सिर्फ़ इसकी मेथोडोलॉजी समझनी है, बाकी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है चैप्टर, उसकी वेटेज अच्छी है और फ्री के नंबर होते हैं मेरे हिसाब से एपी के अंदर। तो एपी में जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं कई बार वो भी आते हैं। जैसे आपका सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उनमें रूट के हिसाब से दिया हुआ होता है और बोलते हैं चेक करो कि एपी है या नहीं है, जिसमें हम डी वगैरह निकालते हैं। तो एक बार उस टाइप के भी क्वेश्चन 1 मार्कर के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो केस बेस्ड क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, चैप्टर 5 में से बन सकता है। और दोस्तों एक गलती मत करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप चाहे तो मेरी पिछले साल की वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, बच्चे बार-बार यही गलती कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि जो भी आपके सैंपल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन्स, ठीक है? वही क्वेश्चन्स जो है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में भी उन्हीं चैप्टर्स में से आएँगे, ऐसे गलती मत करना। लास्ट टाइम पे यूट्यूब पे ये बहुत ज़्यादा मिथ फैला था, मैंने उस टाइम पे भी बोला था। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूँ, बोर्ड में एक क्वेश्चन पेपर के 10-10, 12-12 सेट बनते हैं, ठीक है? तो हर सेट में केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अलग-अलग चैप्टर से आ सकता है और आया भी था। मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था और इस साल भी बता रहा हूँ, आप ये गलती मत करना। ब्लूप्रिंट बोर्ड कोई भी ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं निकालता है। आपको ये खुद एनालाइज़ करना पड़ेगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन किन-किन चैप्टर में से बन सकता है। ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि इसी चैप्टर में से बनेगा और उसमें से नहीं बनेगा। अगर सैंपल पेपर में आपको इसी पेपर में से दिया है, इसी चैप्टर में से दिया है तो वही वहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, चैप्टर 6 चैप्टर 10th, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं दोस्तों जिसमें से ये लोग एनसीईआरटी में से ही देते हैं। चैप्टर 6 में इस बार सिर्फ़ हमें पता है 6.4 6.5 नहीं आएगी, 6.1 2 एंड 3 तक ही आने वाला है। तो चैप्टर 6 और 10th के लिए आप जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ये जो बड़े क्वेश्चन हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी ही करिए, मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा। और जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, उसके लिए आप दूसरे क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर सकते हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। चैप्टर 6 को जितना आप एनसीईआरटी से करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि एनसीईआरटी में ही इतने अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ये ज़्यादातर चैप्टर 6 से वही देना प्रेफ़र करते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन्स की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ चैप्टर 6 में से, वो बाहर से आ सकते हैं। तो आप उसके लिए अगर आपके पास कोई भी रेफ़रेंस मटीरियल या प्रीवियस ईयर के 1 मार्कर क्वेश्चन्स भी करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं एक बार आपको दोस्तों आगे की वीडियो में सारे चैप्टर के 1-1 मार्कर के जो क्वेश्चन्स हैं एमसीक्यू बेस्ड, वो भी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा दोस्तों, चैप्टर 7 में अच्छी बात है इस बार कि चैप्टर 7 में 7.3 नहीं आ रही है। 7.1 में डिस्टेंस फ़ॉर्मूला आता है। डिस्टेंस फ़ॉर्मूला में आपके एक बहुत अच्छी बात है कि 7.1 और 7.2 में हर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अलग-अलग टाइप का है। तो अगर आप उसके टाइप को समझ लेते हैं, जैसे आपका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे डिस्टेंस फ़ॉर्मूला वाला जो आपका क्वेश्चन है, उसमें आपका कई बार दिया होता है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और दूसरा कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया और एक्स की वैल्यू वो कोऑर्डिनेट जो है वो पूछा है, इस तरीके से होता है। कई बार आपको बोल देते हैं कि 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आपको बोलेंगे कि चेक करो कि स्क्वायर है या क्या है, पैरेललोग्राम बन रहा है या रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार आपको दे देंगे कि 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और बोलेंगे कि कोलिनियर है या नहीं है, ये चेक करो। कई बार आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, बोलेंगे ट्रायंगल कौन-सा बन रहा है, चेक करो। तो ये अलग-अलग टाइप है, इस टाइप को समझना पड़ेगा आपको। और अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टाइप के आप कर लीजिए, बहुत रहेगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बार ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार पूरा कोर्स ना आप टाइप के हिसाब से ख़त्म कर लें कि हाँ भाई, मुझे हर टाइप का क्वेश्चन अब आता है। आप ये मत सोचिए कि थोड़ा वैल्यू चेंज हो गई, इधर-उधर नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो टाइप समझ में आना चाहिए, उसकी मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। 7.2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन फ़ॉर्मूला जो है, इसमें सेक्शन फ़ॉर्मूला के अंदर हर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज़ में अलग-अलग है एनसीईआरटी में। तो अगर आप एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन के टाइप को समझते हैं, जैसे ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बीच में हमारे कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं और वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन को, तो उस कोऑर्डिनेट्स निकालो। अच्छा, कई बार रेशो निकालने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो निकालो। तो हमें पता है k/1 करके हम लेट करके निकाल सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों आपका सेक्शन फ़ॉर्मूला के अंदर कई बार आपका बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछ लेते हैं, जो 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाई कर रहा है। कई बार वो 2 कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया होता, बीच वाला पॉइंट दिया होता है, रेशो दिया होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया होता है, वो पूछ लेते हैं। तो ये अलग-अलग टाइप बताता चल रहा हूँ मैं आपको, तो वो आपको टाइप को पहचानना है। फिर अगर हम दोस्तों बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री पे बच्चों का ज़्यादा जोर नहीं चलता है और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ देखिए, आर डी शर्मा भरी हुई है
ट्रिग्नोमेट्री से। आप पागल हो जाएंगे कर करके, कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे मेरा यही मानना है, जहाँ पे मार्क्स निकलते हैं आप पहले उसको पकड़ो। तो दोस्तों चैप्टर 8 में आपको करना क्या है, 8.4 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चा आके फँसता है, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए बस, और कुछ भी मत कीजिए। आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी में से ही आएँगे। उनमें प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं। एक तो आपका साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर आना है आपको। एक आपका आइडेंटिटीज़ का आपको ध्यान देना है कि किस स्टेप में कौन-सी आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है? और तीसरा आपको लेफ्ट हैंड साइड कहाँ तक सॉल्व हो गया है, फिर राइट हैंड साइड को उठा के सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। बाकी 8 पॉइंट जो 1 है, 8.2 है, उसमें दिक्कत है नहीं, उसके लिए आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। टेबल के हिसाब से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, कि मतलब sin 60 इंटू कॉस 45 प्लस sin 45 इंटू कॉस 60, इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। आपके रेशो वाले क्वेश्चन आएँगे, जिसमें हम P अपॉन B, B अपॉन H करके जो रेशो निकालते हैं कि tan की आपको वैल्यू दे दी 4/3 और बाकी सबकी वैल्यूज़ निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये चैप्टर भी आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपको 8.4 के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एनसीईआरटी पकड़ना है, और आपने उसके लिए साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और चैप्टर 8 के जो 8.1 और 8.2 के जो 1 मार्कर क्वेश्चंस निकलते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से जो है वो 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए दे दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें, चैप्टर 9 की जो एक्सरसाइज़ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन चैप्टर 9 का केस बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। चैप्टर 9 के अंदर आपको क्या करना है, तो चैप्टर 9 के अंदर पहले आप एनसीईआरटी कीजिए। एनसीईआरटी के बाद ना इसके प्रीवियस ईयर के केस बेस्ड क्वेश्चन उठाइए। वो अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको थोड़ा-सा एनालाइज़ जो है वो हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हैं तकरीबन 4-5 सालों के, तो बहुत रहेगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मेन चीज़ है, एक ही कंसेप्ट लगना है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, रेशियोज़ आपको पता ही होते हैं क्योंकि चैप्टर 8 की टेबल आपने लर्न करी हुई है, और ज़्यादातर इसमें tan ही चलता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? तो आपको ना कॉमन चीज़ पकड़नी है। कॉमन चीज़ मतलब कि जैसे अगर आपकी हाइट जो है वो कॉमन आ रही है, जैसे 2 ट्रायंगल बनते हैं ना कई बार हमारे, तो उसमें हाइट कॉमन आ रही है या बेस कॉमन आ रहा है, तो आपको कॉमन चीज़ को पकड़ के सॉल्व करना है, और कॉमन चीज़ के इक्वल 2 चीज़ों को, 2 इक्वेशंस को लेकर आना है, फिर आपस में उनको इक्वल कर देना है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों को, जो बच्चे कर रहे होंगे इसको, वो सब पकड़ पा रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चैप्टर 9 के लिए आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 10, चैप्टर 10 का मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप बड़े क्वेश्चंस के लिए जाते हैं तो एनसीईआरटी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए इसमें, और 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अलग से जो है वो एक वीडियो में जो है मैं सारे 1 चैप्टर्स के 1 मार्कर क्वेश्चंस, असर्शन, रीज़न जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। चैप्टर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आता है। बाकी जो सेक्टर वाला क्वेश्चन है, जो, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए आप, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उसमें से 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आपके सेक्टर वाला क्वेश्चन बनेगा, सेगमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और जो दूसरी एक्सरसाइज़ है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो यही चीज़ है इसमें, मतलब आपका सेक्टर और सेगमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं, तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। आपको फ़ॉर्मूला पता होने चाहिए, चैप्टर 12 के फ़ॉर्मूलाज़ अच्छे से आपको पता होने चाहिए, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, फिर आपका जो सेक्टर वाला एरिया है वो कैसे निकलेगा, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चंस में बच्चे फँस जाते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए भी कांसेप्ट्स आपको आने चाहिए। ओके, चैप्टर 13, दोस्तों चैप्टर 13 के लिए बच्चे डरे रहते हैं, वो सबसे लास्ट में उठाते हैं, ये गलती मत कीजिए। चैप्टर 13 को साथ-साथ कीजिए। चैप्टर 13 में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फ़ॉर्मूलेज़ पता होने चाहिए, फिगर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं। एक से ज़्यादा फिगर जो है वो आती हैं। तो चैप्टर 13 के लिए जितना एनसीईआरटी में इस बार आ रहा है, उतना करना है, और बोर्ड के क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस देख लेना आप, जो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला तो इस बार हट ही चुका है हमारा, तो वो पार्ट हट चुका है, तो बाकी जितना भी है वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में से आपने सिर्फ जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि चैप्टर 13 में से एग्ज़ाम्पल ज़रूर देते हैं। जो मैंने पिछले 4-5 सालों के पेपर मैंने रिव्यू करे हैं, और मैं सही बता रहा हूँ, आप मेरी बात को यकीन कीजिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स करवाने, बार-बार मैं जो इस बात को ज़ोर दे रहा हूँ, मेरा सिर्फ़ ज़ोर देने का एक ही पर्पस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आ जाएगा। लेकिन वो लोग, अगर आप अलग-अलग सेट्स के अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे ना, तो टाइप को तो वो बदल नहीं सकते ना। टाइप तो सेम ही आएगा, वैल्यूज़ बदल सकते हैं, बट टाइप तो नहीं बदल सकते ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ पाएँगे। सैंपल पेपर्स में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे को समझ नहीं आता यार ये क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा। कई बार वो आउट ऑफ सिलेबस ही होता है। तो बे इससे बढ़िया वो चीज़ नहीं है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी बोर्ड ने दिया हुआ है, बोर्ड वाले प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करके उन्होंने बनाया था।
तो वही क्वेश्चंस आप उससे दिमाग लगाओ कि यार ये इस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, तो वो क्वेश्चन हम करें, तो उससे आपको आइडिया होगा। चैप्टर 14 पे आ जाते हैं दोस्तों। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है क्योंकि इसके फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर है, बस आपको टाइप पहचानना है। मीन में आपको अगर आपको कोई टाइप नहीं दिया हुआ है तो आप स्टेप डेविएशन पे जाइए। अगर आपको बोला है तो एज्यूम मीन का ही ज़्यादातर ये लोग देते हैं, वैसे टाइप ये लोग नहीं देते हैं, मतलब ये सीधा मीन निकालने के लिए बोल देते हैं। इसमें मीन वाले में आपको वही है कि आपको या तो प्रॉपर मीन बोलेंगे या बोलेंगे आपको कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको निकालनी है और मीन दे दिया। फिर हम मोड की बात करते हैं। मोड का सबसे ईज़ीएस्ट है, सबसे ईज़ीएस्ट मोड होता है निकालना। मोड का फ़ॉर्मूला आपको पता ही होगा। उसके हिसाब से भी दो ही टाइप के क्वेश्चन आएँगे, या तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोलेंगे या मोड निकालने के लिए बोलेंगे। मीडियन पे बच्चे फँसते हैं। मीडियन पे बच्चे कहाँ फँसते हैं? जहाँ पे लेस देन या मोर देन वाले क्वेश्चन्स आते हैं। मोर देन वाले क्वेश्चन्स में आप दोस्तों आपको जो साथ में दिया होता है ना टेबल के, वो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है, उसको बच्चे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं। वो एक्चुअली आपको पहले फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद सीएफ बनता है। तो एफ और सीएफ का आपको ध्यान हमेशा होना चाहिए, सीएफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? और लेस देन वाले, मोर देन वाले इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं आपने। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, बट इसमें लेस देन और मोर देन वाले अगर आपको प्रीवियस ईयर में या कहीं सैम्पल पेपर में मिलते हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसमें भी आपका एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने वाला या फिर नॉर्मल जो है वो मीडियन निकालने वाला क्वेश्चन जो है वो आता है। मीडियन के क्वेश्चंस बहुत ईज़ी हैं, बच्चे इसमें डर जाते हैं, मुझे रीज़न समझ नहीं आता, आपको टाइप समझना है। लेस देन, मोर देन वाले क्वेश्चन जो है वो ईज़िली आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जनरल कंटीन्यूअस, कई बार क्या होता है क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस नहीं होते, उसको कंटीन्यूअस बनाना आपको ज़रूरी है, वो आपको ध्यान रखना है। बस उसके बाद करना है क्या है, फॉर्मूला लगाना है सीएफ, जो है वो आपको पता ही ऊपर वाला लेना होता है, जो मीडियन क्लास होती है, आप लगाते जाओ, करते जाओ। अच्छा, दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 14 के अंदर ना 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है, जो आपका फॉर्मूला है ना 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो इससे 1 मार्कर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और वो पूछते हैं, इसको आप बच्चे इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसको ध्यान रखना है आपने। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी, बच्चे इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि इनको लगता है सबसे आसान चैप्टर है। मैं बिल्कुल कहता हूँ ये आसान चैप्टर है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें फँस जाते हैं और अपने फ्री के मार्क्स गँवा देते हैं। और रीज़न इसका क्या है कि इसमें टाइप को कवर नहीं करते वो। बस एक बार फ़ॉर्मूला पढ़ लिया, 1-2 क्वेश्चन कर लिए, हो गया। नहीं, आपको उसमें टाइप पहचानना पड़ेगा। 2 डाइस के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? अ, कार्ड्स वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके। इसमें आपके जो छोटे-छोटे 1-1 मार्कर क्वेश्चन है ना, वो गलत हो जाते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, लाइकली आउटकम वाले क्वेश्चंस जो हैं, वो आते हैं। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी नहीं, जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और आपका नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो निकालनी होती है, वो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं कि इनमें से कौन-सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। जैसे माइनस में दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है, फ्रैक्शन में दी हुई है, उसमें बच्चे गलत करके आ जाते हैं। मतलब सबसे इग्नोरेंट चैप्टर ये लिया जाता है प्रोबेबिलिटी का, और ये गलत है। ये आसान है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको टाइप्स सारे आने चाहिए। 3 कॉइन्स तक तो आपके ये आएँगे ही आएँगे, ठीक है? 1 कॉइन, 2 कॉइन उछाला, 3 कॉइन उछाला, उसके आउटकम्स आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। फिर इसमें कई बार ये पूछते हैं कि मान लो एक कॉइन को 16 बार उछाला गया, तो उसके आउटकम्स कितने आएँगे? आपको बोलेंगे नहीं कि आउटकम लिखो, लेकिन बोलेंगे कि कितने आउटकम्स आएँगे। तो हमें पता है 2 की पावर n से हम निकाल सकते हैं। n वहाँ पे 16 रख के हम 2 की पावर n करके निकाल सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा जाता नहीं है, बट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, वहाँ पे भी आपको टाइप को पहचानना है। फिर इसमें बर्थडे वाले क्वेश्चन्स बच्चे गलत करके आ जाते हैं, जो लीप ईयर या जो नॉर्मल ईयर वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं, उसमें बर्थडे वाले क्वेश्चन्स आते हैं। वो बहुत और ये आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और ये गलत करके आते हैं बच्चे इसमें। तो यहाँ अपने आप के अंदर और टॉपर्स में यही फ़र्क होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, टॉपर्स क्या करते हैं, वो हर एक चीज़ को सीरियसली लेते हैं। कोई चैप्टर को वो छोटा या बड़ा नहीं लेकर चलते, वो हर चैप्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। और आपको भी यही करना है दोस्तों। भले ही आपको लग रहा है वो चैप्टर आसान है या मुश्किल है, आपको हर चैप्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। किसी चैप्टर के लिए ये नहीं सोचना है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसी चैप्टर के लिए ये नहीं सोचना है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो बैलेंस बना कर चलना है आपको। आपको ये सोचना है कि मुझे नहीं पता, भाड़ में जाए, आसान है, मुश्किल है, मुझे हर चैप्टर करना है और मुझे हर कांसेप्ट आना चाहिए, हर टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। भले ही मैं ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे हर टाइप का कम से कम 1-1, 2-2 क्वेश्चन आना चाहिए और इससे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। दोस्त बच्चों को पता ही नहीं होता। आप बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में जाते हैं, वहाँ पे पेपर से पहले कोई बच्चा आ रहा है वहाँ पे पढ़ता हुआ, उसने बोला भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन बताइए, वो पता है यार, यार ये टाइप तो मैंने करा नहीं, और वो टाइप आसान है, बट उसने नहीं करा, फँस गया वो, कॉन्फिडेंस गिर गया, गलत हो गया पेपर। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। मैं इसीलिए बार-बार मेरा यही फ़ोकस रहता है कि मैं टाइप को कंसंट्रेट करूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन मुझे आने चाहिए। अभी 1 मार्कर क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ बेस्ड की, असर्शन रीज़न की जो
बेसिकली एक पीडीएफ है, मैं वो आपको दूँगा, जिसमें आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो अच्छे क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएँगे, और मैं ध्यान रखूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें ज़रूर इंक्लूड हों। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने अभी समझाया है, आपको मेरी मेन मोटी-मोटी बात समझ में आ गई होगी कि आपको अब अगले महीने 1 महीने के अंदर मतलब किस हिसाब से प्रिपरेशन जो है वो करनी है। सो किसी भी चीज़ की आपको कोई भी ज़रूरत हो दोस्तों, अब बिल्कुल आपके साथ रहूँगा बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स तक। टाइम मिले ना मिले, मैं आपके लिए ज़रूर जो है वो वीडियोज़ लाता रहूँगा, हेल्पफुल वीडियोज़ लाऊँगा, टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ हेल्प मिली होगी, और आपको समझ में आया होगा कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है। तो आपसे मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।